नमस्कार दोस्तों, जी के डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि आज 62 नंबर का सेट प्रैक्टिस, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए, वो जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, उसको आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है? वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर कि वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग में मुख्य संलग्न जीव का नाम क्या है? क्या केचुआ है या मुद्रिका कृमि है या फीता कृमि है या चपटा कृमि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी आंसर की बात कर ले तो ये केचुआ हो जाएगा। केचुआ। वर्मी कंपोस्ट कहिए या फिर केचुआ खाद कहिए। वर्मी कंपोस्ट या क्या केचुआ खाद। केचुआ खाद क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि केचुआ के द्वारा ही इस खाद को तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो जो भी अनाज वगैरह सड़े गले होते हैं या फिर पेड़ पौधे, उसको क्या करता है, तो केचुआ के द्वारा या फिर अन्य कीड़े के द्वारा क्या करता है, गला करके उसको खाद के रूप में बना दिया जाता है, जो कि कृषि के लिए ज्यादा बेहतर होता है। जो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनता है उससे अच्छा जो होता है, केमिकल वाले से कहीं ज्यादा अच्छा जो होता है, ये खाद होता है। इस खाद का प्रयोग जो है ज्यादातर गांव में लोग करते ही है इसका यूज, ठीक है। अनाज तथा पेड़ पौधे को अपघटित करके यानी कि उसको क्या करता है, तो गला सड़ा करके जो है खाद बनाया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को जो है वो वर्मी कंपोस्ट या फिर केचुआ खाद कहा जाता है। खाद बनाया जाता है। इसकी बात कर ले तो ये जो होता है केमिकल वाले जो खाद होता है, उससे जो होता है मतलब कि इसमें बदबू वगैरह नहीं होती है, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए अच्छा है। ये प्रदूषण वगैरह उतना नहीं फैलाता है, जबकि केमिकल वाले खाद को देखते होंगे कि खेत में डालने के वक्त इतना ज्यादा उसमें मतलब बदबू निकलता है कि एकदम वहां रहा पार नहीं लगता, इतना ज्यादा निकलता है। तो उससे कहीं ज्यादा ये क्या होता है, तो अच्छा होता है। इसको बनाने में 1 से 1.5 महीना लगता है, ठीक है। तो इसको बनाने में 1 से 1.5 महीना लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। अगला है कि निम्न में से कौन-सा एक कोशिकीय जीव है? इनमें से कौन-सा एक कोशिकीय जीव है? क्या जीवाणु है या विषाणु है या कवक है या शैवाल है? इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव कौन हो जाएगा? तो विषाणु। विषाणु क्या है? तो एक कोशिकीय यानी एक टाइप के कोशिका से मिलकर बना है। बात कर रहे हैं जीवाणु की, तो जीवाणु जो होता है वो विषाणु से थोड़ा बड़ा होता है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है वो बहुकोशिकीय में आ जाएगा, लेकिन विषाणु क्या है, तो विषाणु जो होता है वो एक कोशिकीय जीव कहलाता है, ठीक है। अगला है कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या यूरिक एसिड या मैलिक एसिड या लैक्टिक एसिड या टैनिक एसिड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड की बात कर ले तो कहाँ, तो ये सेब में पाया जाता है। कहाँ? सेब में पाया जाता है। लैक्टिक दूध और दही में पाया जाता है, दूध तथा दही में। टैनिक एसिड की बात कर ले तो ये कहाँ पाया जाता है, तो चाय में। चाय में जो है वो टैनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अगला है कि सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी धमनी को किस नाम से जाना जाता है? क्या धमनिका या फुफ्फुस धमनी या महाशिरा या महाधमनी? सबसे बड़ी धमनी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी को किस नाम से, तो सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी के नाम से जाना जाता है। धमनी का कार्य क्या होता है, तो हृदय से रक्त ले करके शरीर के पूरे बॉडी में क्या करता है, तो उसको सर्कुलेट यानी कि उसको भेजता है, ठीक है। अगला है कि पुनर्जनन के घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? यानी कि घाव हो जाता है तो जब भरा जाता है, उस पे जब चमड़ा फिर से आ जाता है तो उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे?
क्या संयोजी ऊतक द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन या श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा नाश हो चुकी कोशिका का प्रतिस्थापन या समान कोशिकाओं द्वारा नाश हो चुकी कोशिका का प्रतिस्थापन या इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्जनन के कारण घाव, यानी कि घाव को फिर से क्या करना है, तो उसको भर करके सही करना है। अगर पुनर्जनन यानी कि कोशिका विभाजन नहीं होगा तो क्या होगा, घाव कभी ठीक नहीं होगा। तो क्या होता है, तो समान कोशिका, यानी कि आपका चमड़ा अगर खराब हुआ, अगर चमड़ा कट छट गया है तो क्या होगा, तो चमड़ा वाला कोशिका ही उसको जा करके भरेगा, ना कि हड्डी का कोशिका। जितने भी अंग है वो सब का क्या है, शरीर में जितने भी अंग है सभी का अलग अलग कोशिका होता है। ठीक है, तो समान कोशिकाओं द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, यानी उसको फिर से भरना। ठीक है, चलिए अगला है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। क्या वाटसन एवं क्रिक ने, वीडल टैटम ने, नीरेनबर्ग एवं खुराना ने, या सटन एवं बोवेरी ने। तो किसने किया था, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सटन एवं बोवेरी, सटन एवं बोवेरी। वाटसन एवं क्रिक की बात कर ले तो डीएनए डीएनए की खोज की, डीएनए की खोज किए थे, डीएनए की खोज 1953 ईस्वी में। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, यानी कि दर्द को हरने वाला है, यानी कि दर्द को सही ठीक करने वाला है। क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन है, या क्लोरोमाइसिटिन है, या नोवेलजीन है, या पेनिसिलिन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीड़ाहारी यानी कि दर्द को हरने वाला। तो ये क्या हो जाएगा, नोवेलजीन। नोवेलजीन की बात कर ले तो ये पारासीटामोल, पारासीटामोल और कैफीन का मिश्रण होता है। पारासीटामोल तथा कैफीन का मिश्रण होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज जो है वो दर्द में, यानी कि जैसे सर दर्द हो गया, दांत दर्द हो गया, ईटीसी। ठीक है, पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन की बात कर ले तो ये दोनों क्या है, तो एंटीबायोटिक। क्या है, पेनिसिलिन और क्या, तो ये क्लोरोमाइसिटिन क्या है, तो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक यानी एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं, एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात कर ले तो ये क्या करता है कि अगर कोई विषाणु बॉडी में अंदर चला गया है और वो बढ़ता जा रहा है तो उसको क्या करता है, तो रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, विषाणु को रोकने यानी वायरस की वृद्धि को रोकने के लिए, वायरस की वृद्धि को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रोकने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला अस्थायी उत्पाद कौन सा है। पादपों यानी कि पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले अस्थायी उत्पाद कौन सा है। क्या पाइरुविक एसिड है, या गिल्सरिक एसिड है, या मैलिक एसिड, या रॉक्सिन एसिड। तो क्या हो जाएगा, पाइरुविक एसिड। अस्थाई पूछ रहा है क्या, तो अस्थाई उत्पाद कौन सा है, तो अस्थाई उत्पाद क्या हो जाएगा, पाइरुविक एसिड। प्रकाश संश्लेषण की बात कर ले तो ये कहाँ होता है, तो ये पेड़ पौधा में देखने को मिलता है, पेड़ पौधा की पत्ती में। पत्ती में जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है। क्या, तो पत्ती में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है। ठीक है,
इसी वर्णक के द्वारा क्या होता है तो प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन तैयार करता है। अगला है कि विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? क्या पैंटोथेनिक एसिड या बायोटीन या एस्कॉर्बिक एसिड या फोलिक एसिड? तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो फोलिक एसिड। क्या? तो फोलिक एसिड। विटामिन की बात कर ले, तो विटामिन की खोज किसने किया था? तो खोज हंक नामक वैज्ञानिक ने, हंक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1912 ईस्वी, ठीक है? 1912 में। विटामिन जो होता है 6 प्रकार का, ठीक है? कौन-कौन? तो ए, बी, सी, डी, ई और के। ए, बी, सी, डी, ई और के, जिसमें बी और सी क्या होता है? तो बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील। और बाकी ये 4 जो है, ये 4 कहाँ का होता है? तो ये वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील। घुलनशील होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? कौन सी गैस है जो वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सी। ओजोन परत की बात कर ले, ओजोन परत, तो ये ओजोन परत कहाँ रहता है? तो ये ओजोन परत जो होता है वो समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। इसको जो है वो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य से आने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें होती है, इसको क्या करता है? तो ये समताप मंडल में ही ओजोन परत होता है और ये ओजोन परत जो होता है वो हानिकारक किरणें को क्या करती है? तो वापस लौटा देती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है? इनमें से कौन जो है वो मूल मात्रक नहीं है? क्या मीटर, सेकेंड या एम्पीयर या ओम? इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक 7 होते हैं, इनमें से कौन नहीं है? तो ओम नहीं है। ओम जो है वो नहीं है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा जो है वो किसकी इकाई है? क्या त्वरण का, वेग का, शक्ति का या ऊर्जा का? किलोवाट घंटा जो है वो किसकी इकाई है? तो इसकी बात कर ले, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? क्या त्वरण का, वेग का, शक्ति का या ऊर्जा का? तो किलोवाट घंटा किसका है? तो ऊर्जा का है। त्वरण की बात कर ले तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग का क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। शक्ति का क्या होता है? तो वाट होता है। वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। वाट या जूल प्रति सेकेंड, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब दूध को बिलोया जब दूध को बिलोया जाता है यानी कि दूध को जब बिलोया जाता है यानी कि उसको क्या करता है? दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगती है। किसके कारण? क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या केंद्रीय बल के कारण या फिर घर्षण बल के या फिर ऊष्मा के कारण? जब दूध को बिलोया जाता है यानी कि उसको क्या करता है? तो उसको मंथन किया जाता है तो क्या होता है? ये उसमें मक्खन जो मलाई जो होता है वो पृथक यानी कि उसके ऊपर जो होता है वो तैरने लग जाती है। किसके कारण? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल जो होता है वो किसमें कार्य करता है? तो कपड़ा धोने वाला मशीन यानी कि वॉशिंग में वॉशिंग मशीन में भी यूज किया जाता है।
चलिए अगला है कि वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण। वैद्युत धारा के परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? क्या जनरेटर है या मोटर है या एमीटर है या फिर गैल्वेनोमीटर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जनरेटर। विद्युत धारा विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण इनमें से कौन-सा है? मापने के लिए, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है? वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए क्या हो जाएगा? तो एमीटर हो जाएगा। क्या? तो एमीटर हो जाएगा। एमीटर क्या करता है? तो किसी भी विद्युत परिपथ में यानी कि तार में कितना धारा जा रही है, धारा मतलब क्या? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो आवेश कहा जाता है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में यानी तार में कितना ज़्यादा करंट जा रहा है, उसकी गिनती कौन करता है? उसकी गिनती जो होता है वो एमीटर के द्वारा किया जाता है। गैल्वेनोमीटर की बात कर ले तो इसको धारामापी भी कहा जाता है। क्या? तो धारामापी भी कहा जाता है। ये क्या करता है? तो गैल्वेनोमीटर की बात कर ले तो ये भी जो होता है वो एक प्रकार का एमीटर ही होता है, लेकिन इसका कार्य क्या होता है? तो वो धारा की उपस्थिति की जाँच करता है। यानी उसको उसको काउंट नहीं करता है, सिर्फ़ ये देखता है कि धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये क्या करता है गैल्वेनोमीटर? तो धारा की विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति धारा की उपस्थिति की जाँच करता है। उपस्थिति की जाँच करता है। अब कितना जा रहा है इससे इसको मतलब नहीं है, सिर्फ़ ये देखता है कि धारा जा रही है या नहीं जा रही है। धारा की उपस्थिति की जाँच करता है, लेकिन एमीटर क्या करता है? तो एमीटर जो होता है अब उसको काउंट करता है कि कितना ज़्यादा धारा इसमें जा रही है, ठीक है? मोटर की बात कर ले तो ये क्या करता है? तो इसको जब हम करंट देंगे तो यानी कि विद्युत से यांत्रिक में बदलता है। विद्युत से यांत्रिक में बदलता है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये मोटर। मोटर को क्या करेंगे जब करंट देंगे तो ये नचने लगता है और जब ये नचने लगता है यानी घूमने लगता है तो क्या होता है? तो इसके साथ जो भी वस्तु यानी कि जो भी उपकरण जुड़ा रहता है वो भी क्या करता है? तो ये घूमने लगता है। जनरेटर की बात कर ले तो ये क्या करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। विद्युत में बदलता है। यानी ये दोनों जो है वो अपोजिट कार्य करता है। ये जो होता है, ये पहले नचता है यानी कि पहले घूमता है, उसके बाद जो होता है वो विद्युत का उत्पादन करता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? इनमें से कौन जो है वो विद्युत का कुचालक है? क्या एल्यूमीनियम, तांबा, प्लास्टिक या चांदी? तो विद्युत का कुचालक यानी कि ये करंट जो है वो उससे उस वस्तु से नहीं जा पाएगी। तो प्लास्टिक से करंट जो है वो क्या होता है? तो नहीं जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से कौन विद्युत का कुचालक है? तो प्लास्टिक जो है वो विद्युत का कुचालक है। लेकिन बात कर ले चांदी की, तो चांदी सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा किसमें करंट जाता है? तो सबसे अधिक विद्युत का विद्युत का सुचालक है का सुचालक है। कुचालक मतलब क्या? तो वैसा वस्तु जिसका प्रतिरोध यानी कि अवरोधक यानी कि इंसुलेटर। अवरोधक कहिए या प्रतिरोध कहिए, अवरोधक या प्रतिरोध या इंसुलेटर या क्या? तो इंसुलेटर। तो जिस भी वस्तु का क्या होगा? तो अवरोध ज़्यादा होगा, तो वहाँ क्या होगा? तो करंट जो है वो नहीं जा पाएगा। क्योंकि ये जो होता है वो उसको करंट को एकदम जाने ही नहीं देता। यानी कि ये प्लास्टिक वगैरह का क्या होता है? प्लास्टिक ले लीजिए, पेपर ये सब का क्या होता है? तो प्रतिरोध जो होता है एकदम उच्च यानी कि अनंत समझिए, ठीक है? इतना ज़्यादा होता है, कि ये धारा को बिल्कुल आता है तो उसको क्या करता है? भगा देता है कि जाओ
चलिए अगला है कि समान पुरुष के शरीर के तापमान होता है। समान पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? क्या 81.1 डिग्री सेंटीग्रेड या 36.9 या फिर 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड या 21.7 डिग्री सेंटीग्रेड? तो समान पुरुष का सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, तो सेंटीग्रेड में क्या हो जाता है? तो लगभग 37 होता है, तो इसमें दे रखा लगभग में 36.9 कितना? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? अगला है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी मधुमक्खी पालन का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या हॉर्टिकल्चर या सेरीकल्चर, एपीकल्चर या वर्मीकल्चर? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर की बात कर ले तो रेशम के बारे में जाना जाता है। रेशम का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है? और हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? तो हॉर्टिकल्चर में जो होता है वो ये सब्जियाँ वगैरह, फूल, ये सब का जो होता है वो कैसे इसको उगाया जाए और इसके मार्केटिंग कैसे किया जाए, इसके बारे में जो होता है वो हॉर्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। अगला है कि पाश्चुरीकरण है। पाश्चुरीकरण क्या है? क्या यह निम्न ताप उपचार है या भाप उपचार है या उच्च ताप उपचार है या निम्न ताप और उच्च ताप उपचार है? तो पाश्चुरीकरण क्या है? तो पाश्चुरीकरण में क्या होता है? तो ये जीवाणु को मारने के लिए क्या करते हैं? किसी भी लिक्विड का जीवाणु को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये निम्न और उच्च ताप उपचार है। पहले एक्वाएक गरम कर लिया जाता है, उसके बाद जो होता है वो उसको ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चुरीकरण की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने। किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने किए थे। अगला है कि श्वसन तंत्र का पहला अंग क्या होता है? श्वास जब लेते हैं तो पहला अंग क्या होता है? यानी शुरू में जो श्वास लेते हैं तो उसका पहला अंग क्या है? क्या मुँह है, नाक है, कान है या त्वचा है? श्वसन तंत्र का पहला अंग जो है वो इनमें से कौन-सा है? तो क्या हो जाएगा? नाक। नाक जो होता है वो श्वसन तंत्र का पहला अंग है, क्योंकि नाक के द्वारा ही शुरू में क्या होता है? तो वायुमंडल वाली हवा जो होती है वो हमारे नाक के सहारे क्या चल जाती है? तो अंदर जाती है, ठीक है? नाक की बात कर ले तो ये जो होता है वो सभी रीढ़धारी यानी कि बैकबोन जिसमें पाया जाता है वो रीढ़धारी जानवर में पाया जाता है, ठीक है? जानवर में पाया जाता है। श्वसन तंत्र जो होता है यानी कई अंग के द्वारा श्वास लिया जाता है, लेकिन शुरुआत वाला पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो ये नाक हो जाएगा, ठीक है? नाक के द्वारा जो है सुगंध वगैरह को भी लिया जाता है। अगला है कि महाधमनी कहाँ से शुरू होती है? महाधमनी जो है वो कहाँ से शुरू होती है? क्या दाहिना निलय से या बायाँ निलय से या दाहिना अलिंद या बायाँ अलिंद? महाधमनी कहाँ से शुरू होता है? तो महाधमनी की बात कर ले तो ये कहाँ से शुरू होती है? जो कि सबसे बड़ी धमनी कहलाती है, तो ये बायाँ निलय से स्टार्ट होती है। कहाँ से? तो बायाँ नीले से स्टार्ट होती है और इसका कार्य क्या होता है? तो ब्लड को पूरे शरीर में पहुँचाना, ठीक है? चलिए अगला है कि भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? भ्रूण को जन्म देना यानी छोटा शिशु को जन्म देना, बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है? क्या रोपण या निषेचन या प्रसव या अंडोत्सर्जन? तो छोटे बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है? प्रसव। किस नाम से? तो प्रसव कहलाता है। निषेचन किसे कहते हैं? तो नर तथा मादा युग्मक का मिलना। निषेचन कहलाता है। अंडोत्सर्जन क्या होता है? तो जो बच्चे को नहीं बल्कि अंडे को देते हैं वह प्रक्रिया अंडोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है? अगला है कि बीज उत निम्न विकल्प में से पुनः उत्पाद बीज उत्पादन पौधे के नाम चुनें। क्या गेंदा, ब्रेड मोल्ड या फिर आलू या फिर अदरक? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं? तो राइजोपस
राइजोपस स्ट्रोलोनीफर के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रेड मोल्ड क्या होता है? तो एक प्रकार का ब्लैक फंगस होता है। क्या होता है? ब्लैक फंगस होता है, जो हवा में क्या होती है तो घूमते रहती है और ये ब्रेड पर जो होता है, वो ज़्यादातर बैठती है, ठीक है? तो ब्रेड अगर हवा के संपर्क में आती है तो क्या होता है? तो उसपे ये ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस अस्ट्रोलोनिफर जो होता है उसपे क्या करती है तो उसपे बैठ जाती है, जिससे ब्रेड क्या होता है तो खराब हो जाता है और ब्रेड जो होता है थोड़ा ब्लैक टाइप का दिखने लगता है, तो हम लोग को नहीं खाना चाहिए। अगर ब्लैक दिख रहा है तो वहाँ क्या है, तो ये फफूंद आ गया है, नहीं ठीक है। चलिए अगला है कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्या सूखा रोग, या रतौंधी, बेरी-बेरी या टीबी? विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी की कमी से क्या होती है? तो बेरी-बेरी होती है, रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सूखा रोग कैसे होता है? तो सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी के कमी के कारण होता है, ठीक है? और टीबी किसके कारण होता है? तो टीबी विटामिन के कारण नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, ठीक है? चलिए अगला है कि प्रत्यास्था गुणांक का इकाई क्या है? प्रत्यास्था गुणांक का इकाई क्या है? क्या न्यूटन है, जूल है, पास्कल है या फिर एम्पीयर है? प्रत्यास्था गुणांक की इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो पास्कल। इसमें पास्कल दिया है तो पास्कल होगा, नहीं तो और क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल जो होता है वो प्रत्यस्था मापांक की इकाई होती है। अगला है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? क्या पृथ्वी के सतह पर वजन का दूसरा हिस्सा, या पृथ्वी के सतह पर वजन का आधा हिस्सा, या पृथ्वी के सतह पर वजन के बराबर, या फिर उसका छठा भाग? तो पृथ्वी के वजन का क्या होगा? छठा भाग, छठा भाग, ठीक है? क्योंकि जी का मान जो होता है वो बदलते रहता है, ठीक है? तो 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है, तो आप लोग को मेरा सेशन कैसा लगता है? तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ठीक है? क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, तो हमें अंदर से जो है वो मोटिवेशन मिलता है। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर भी कीजिए, अपने भाई वगैरह को बताइए कि भाई देखो अच्छा है, ठीक है? तो आज यहीं तक आप लोग पढ़िए और नोट्स बनाइए, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत।